नमस्कार, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद कौन सा है? यानी जो 4 आश्रम हैं हिंदू धर्म में, वो सर्वप्रथम किस उपनिषद में है? तो यह है जवालोपनिषद। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा कथन, गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इसमें पहला नहीं सही है, बाकी दूसरा गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की थी, बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वो राजा अश्वसेन जो बनारस के थे उनके पुत्र थे, उनसे संबंधित थे। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति से पूर्ण था? ये दक्षिण भारत के कुछ राजवंश दिए गए हैं। वह कौन सा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक यानी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था? तो वो था चोल राजवंश। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खान गार्दी करते रहे थे, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था किसके द्वारा? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। ये कुल 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आया है। इस अधिनियम के तहत पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, यानी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला, पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 है, एक नहीं है। इस बार 2021 में पद्म विभूषण कुल 7 हस्तियों को दिया गया था, जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया था, बिल्कुल सही। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, इनको भी दिया गया था, बिल्कुल सही। बीबी लाल पुरातत्व के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। लेकिन गुलफाम अहमद को नहीं दिया गया था। संबंधित है, पेसमेकर बहुत ही कॉमन है, आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। हृदय के लिए, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? फॉस्फेटिक जैव उर्वरक इनमें से ऑप्शन डी यानी वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो किसी व्यक्ति को अपना भार उसके वास्तविक भार से अधिक लगेगा। ओके, ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्न में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक लालजी सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, लालजी सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिका में एक शोध केंद्र है, जो कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका
शोध केंद्र था? दक्षिण गंगोत्री। अगला, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? निरंतर वर्षा, ये उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन है, बाकी ये तीनों उत्तरदायी हैं। अगला, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? देखिए, भारत की जो मुख्य रूप से 8 मृदाएं हैं, 8 श्रेणियों में जो बटी है, उन सभी में कॉमनली नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, चारों परमाणु संयंत्र हैं, कल्पक्कम, रावत भाटा, तारापुर, जवाहर सागर। तो जो कल्पक्कम है ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। अगला, सामान्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया में किन गैस का प्रयोग होता है? जो लोहे की वेल्डिंग आप लोग देखते हैं, जो गैस की वेल्डिंग से लोहे को आप लोग देखते हैं सामान्य दुकानों पर, तो उसमें जो वेल्डिंग होती है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार परिवर्तन किया गया है, जब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक अंतर ये भी होता है, क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, यानी इनके हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर आप इसमें नहीं जा सकते हैं, यानी ये वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये संशोधन है 86वां। ऑप्शन ए सही होगा, 86वां संशोधन। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। ये 1965 से लगातार प्रदान किया जा रहा है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। ओके, अगला प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताना है। पिछले टेस्ट में भी शायद हमने बताया था, नाबार्ड जो कि कृषि के क्षेत्र में कृषि ऋण प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिया गया है, आपको बताना है। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल हैं उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। विधानसभाओं के भी निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर लिखा है निर्वाचित, अगर यहाँ पर सिर्फ सदस्य लिखा होता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पर निर्वाचित लिखा है तभी सही है, क्योंकि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 वाला कूट ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, अगला, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किस आकार के होते हैं? ये यू आकार का होता है। अगला, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध है ये, इसे मांग का नियम कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का सबसे प्रमुख आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास हैं। अगला, रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावित होता है कहाँ पर?
रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावित होता है नम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, तो ये कुल मिला के 30 प्रश्न थे। 30 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ऐसे ही ढेर सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर और ढेर सारे मैटर्स, ढेर सारी क्वेश्चंस के रूप में, वन लाइनर रिवीजन सीरीज, डेली डोज जो चल रहा है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़िए। नमस्कार।